नमस्कार, स्वागत है आपका सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। हिंदी व्याकरण के अगले वीडियो में हम आपके लिए संधि टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमारा अलंकार का टॉपिक पूर्ण हो चुका है। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ है मेल या मिलाप या समझौता। जिस प्रकार पुराने समय में राजाओं महाराजाओं के बीच जो युद्ध होते थे, उन युद्धों में मध्य में सहमति या कुछ नियमों के अनुसार विचार विमर्श करके आपसी सहमति दोनों पक्षों के बीच बनने के बाद कुछ समझौते होते थे जिनको संधि कहा जाता था, और वो उसी के अनुरूप आगे आने वाले समय में अपना कार्य करते थे। हिंदी व्याकरण में संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। दो वर्णों के बीच व्याकरणिक नियम के अनुसार जो मेल या मिलाप होता है, जो समझौता होता है, उसे ही संधि कहा जाता है। एक विच्छेद करने वाला है वो चिन्ह है जमा का। जैसे अप जमा जय, इसका संधि रूप बनेगा अब। यहां किस किस के बीच समझौता हुआ है, संधि हुई है, वो ध्यान देने वाली बात है। जो संधि विच्छेद इसको कहते हैं संधि विच्छेद, और आपस में नियमानुसार जो समझौता या नियम बनता है, संधि होती है, वो नया शब्द बनता है, वो कहलाता है संधि शब्द। इसको संधि विच्छेद बोलेंगे अब जमा जय को, और इनके नियम दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। यानी इन दोनों वर्णों के ध्वनियों के बीच जो नियमानुसार एकाकार हुआ है उसे ही संधि नाम दिया गया है। यहां जमा से जो पहला वर्ण है इसमें, और इस जमा के संधि विच्छेद के जो चिन्ह है इसके तुरंत बाद वाला वर्ण आपस में नियम अनुसार एक हो, जो कि अब आने वाले संधि के टॉपिक में आप समझेंगे। सबसे पहले है संधि की परिभाषा। कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन या बदलाव या विकार को संधि कहते हैं। भाई, दो वर्णों के जो आपस में मिलने से जो परिवर्तन या बदलाव या विकार होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे प्रति जमा उत्कार, इनमें जमा से पहले जो ध्वनि है और जमा के बाद जो ध्वनि है, इनका आपस में मेल होके एक नया परिवर्तन, नया बदलाव, नई ध्वनि प्राप्त होगी, उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे नमः जमाकार,
इसके अंदर क्योंकि संधि के भेद हैं, अभी आपको बताएंगे नीचे। यहाँ विसर्ग है, सिर्फ इसमें परिवर्तन हुआ है, विसर्ग का परिवर्तन एक अन्य वर्ण में हो गया है। अब है संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 है विसर्ग संधि। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इनकी परिभाषाएं, इनके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा थोड़ा मौखिक इनके बारे में जान लेते हैं, जिससे कि जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो वो और आसान लगेगी। जैसे है स्वर संधि। स्वर संधि, अब तीनों ही संधियां इकट्ठे शब्द आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्वर संधि का भेद है, ये व्यंजन संधि का, ये विसर्ग संधि का? तो बिल्कुल आसान है, इनके नाम में ही इनकी पहचान छुपी हुई है। इसके अंदर है, नाम क्या है? स्वर संधि। तो आपको ये ध्यान रखना है दोनों तरफ कौन से वर्ण होने जरूरी है? स्वर जमा स्वर। ठीक है। इसमें व्यंजन का परिवर्तन है, व्यंजन वर्ण बदलेगा, तो यहाँ व्यंजन जमा से पहले वाला वर्ण व्यंजन वर्ण होना चाहिए और जमा के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी नियमानुसार जो आना है वो होना चाहिए। कुछ अपवाद है इसके अंदर, जो कि पहला वर्ण व्यंजन वर्ण नहीं होगा वो आपको बता दिए जाएंगे, वो वर्ण विशेष के नाम से जाने जाते हैं। विसर्ग संधि में जमा से पहले आपको विसर्ग होना मिलना अनिवार्य है और जमा के तुरंत बाद या तो स्वर वर्ण होगा या फिर व्यंजन वर्ण। इनमें से कोई एक वर्ण जो विसर्ग के बाद नियमानुसार आना चाहिए उसका होना अनिवार्य। ये परिवर्तन है। अब स्वर है, ये किस प्रकार होगा? ये जो स्वर होगा ये किसी व्यंजन वर्ण के साथ मिलेगा, व्यंजन वर्ण के साथ लिखा हुआ मिलेगा। और ये जमा के तुरंत वाला संधि विच्छेद का जो चिन्ह है जमा का, उससे पहले जो स्वर वर्ण मिलेगा वो किसी व्यंजन में मिलेगा आपको। जमा के तुरंत बाद वाला जो वर्ण है वो स्वर स्वतंत्र मिलेगा। स्वतंत्र वर्ण यानी वर्णमाला में जो ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ, औ जिस प्रकार लिखते हैं उसी प्रकार यहाँ स्वतंत्र लिखा हुआ मिलेगा, किसी वर्ण के साथ उसे नहीं लिखा जाएगा। अगर इस प्रकार का नियम तो है तो कंफर्म ये स्वर संधि का उदाहरण होगा। अगर दोनों तरफ व्यंजन वर्णों में स्वर दे रखे हैं तो वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं होगा। इसके अंदर जमा से पहले हलंत वाले व्यंजन वर्ण आएंगे, उसके बाद या तो स्वर आएंगे या व्यंजन आएंगे, वो नियम के अनुसार जो भी आएगा वर्ण उसी अनुसार आना है। कुछ अपवाद है इसमें, तीसरा नियम चौथा नियम, छठा नियम और सातवां नियम, 4, 6 और 7। इसमें हम ऐसे व्यंजन वर्ण संधि विच्छेद से पहले नहीं पाएंगे, हमें ये व्यंजन वर्ण इस तरह नहीं मिलेंगे। इस नियम को तो याद रखेंगे 6 के बारे नियम, और इस नियम को याद रखेंगे न का अण होना। ठीक है। और इस नियम को याद रखेंगे स का स होना, इस रूप में याद रखेंगे। ये 3 नियम अपने अलग दृष्टिकोण से पहचाने जाते हैं, अपनी अलग पहचान रखते हैं, इसलिए इस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं आते हैं। कुल 7 नियम है, 7 में से 3
नियम अपाद स्वरूप हैं। बाकी 4 नियमों में पहला वर्ण व्यंजन वर्ण हलंत वाला ही आपको मिलेगा। ये और भी आसान है। जमा से पहले तो विसर्ग होगा, जिसकी पहचान चिन्ह ये है, और जमा के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आ जाए तो ये विसर्ग वाला चिन्ह किसी वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। 7 ही नियम इसके हैं, 5 नियम इसके हैं, जिसका बारी बारी आज हम कुछ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि। अब आपने यहाँ शब्दों के रूप में तो अब लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ छोटे से रूप में आपको समझा गया था कि जमा से पहले स्वर, जमा के बाद स्वर, तो स्वर संधि। तो परिभाषा भी इसी के अंतर्गत है, स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि होगी। तो परिभाषा लिखेंगे तो जमा से पहले स्वर, जमा के बाद स्वर, दो स्वरों के मेल का है, स्पष्ट बात है। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है भाई, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो बदलाव या परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। जैसे अब जैसा कि मैंने यहां बताया था, जमा से पहले तो किसी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर होगा और जमा के बाद स्वतंत्र स्वर लिखा हुआ मिलेगा तो ही स्वर संधि का उदाहरण है, नहीं तो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो कै के अंदर क्या है? ए स्वर, और आगे क्या है? स्वतंत्र, ये नियम, और इसी नियम से एक नया परिवर्तन, एक नया बदलाव, एक नई ध्वनि हमें प्राप्त होगी। उसी के अंतर्गत ये नया संधि शब्द बनता है। जैसे कि इसमें आई की मात्रा लगी है तो इसका क्या हो गया? ये नियमानुसार है वृद्धि संधि। जब आपके स्वर संधि का भेद आएगा कि उसी का नियम है कि ए आ के बाद ए आई में से कोई वर्ण आ जाए तो ए आई में बदल जाएगी, अर्थात उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो ये ए है, इसकी वृद्धि होगी, आई में परिवर्तित हो जाती है। और जैसे ओ जमा अन्न से संधि शब्द बना पवन। अब इसके अंदर फिर से वही आपको पहचानना आए तब तक आपने ये करना है कि पै के अंदर कौन सी ध्वनि है? ओ की, और जमा आगे क्या है? स्वतंत्र स्वर। आपने जमा से पहले वाला तो देखना व्यंजन वर्ण के साथ स्वर समाहित होगा और जमा के तुरंत बाद वाला स्वतंत्र स्वर होगा। ये नियम बनता है। इस नियम के अंतर्गत ही ये संधि शब्द पवन बना है। तो वो नियम है, लास्ट की जो संधि है आया की संधि, ए आई ओ औ के बाद भिन्न स्वर आ जाए, यानी ए आई के सामने ए आई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए वो भिन्न होगा। ओ औ के सामने, ओ औ के बाद ओ औ को छोड़कर ही कोई स्वर आ जाए तो वो उसके लिए भिन्न स्वर होगा। कहने का मतलब है यहाँ ओ आ गया तो यहाँ ओ और औ में से कोई वर्ण न हो, वो उसके लिए भिन्न स्वर ही होगा। तो ओ आ गया तो उसमें क्रम से क्या होता है? ए आई ओ औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो ए आई ओ औ क्रम से आए आए आओ में बदल जाते हैं। तो औ बदलेगा, ओ का क्या हो जाएगा? औ।
इसके अंतर्गत ही अब यहां से अपरिवर्तित हो गया। किसकी वजह से परिवर्तित हुआ? इन दो ध्वनियों की वजह से। तो इन दो ध्वनियों को हमने यहां नहीं मानना। यहां से ये ध्वनि निकल गई और यहां से ए निकल गया। इन दोनों के परिवर्तन से, मेल से, नियम से एक नई ध्वनि, नया परिवर्तन प्राप्त होता है, जिसको हमने बाकी बचे हुए वर्णों के साथ जोड़कर एक नया शब्द बनाना होता है। तो यहाँ वो ध्वनि निकल गई और यहाँ ए निकल गया, तो शेष बचे हुए वर्ण हैं ये। अब हमने इन दोनों के एक होने से ये ध्वनि प्राप्त होती है, इसको बाकी बचे हुए वर्णों के साथ जोड़ना। तो पै के अंदर ए स्वर शामिल हो गया तो पै हो गया और हुआ। इस प्रकार ये कौन है संधि शब्द हमें प्राप्त हुआ। ठीक है। अब नंबर 1 इसी के पार्ट देखते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद या उपभेद जिनको बोलते हैं। भेदों के वो क्या कहलाते हैं? उपभेद के अंतर्गत आते हैं, होते हैं। नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि, जिसको हम आमतौर पर दीर्घ संधि बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दीर्घ संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। तो इसलिए इसको न लगाएं तो भी कोई बात नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए दीर्घ संधि स्वर संधि का ये पार्ट है। एक बात, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, और नंबर 5 है अयादी संधि। अयादी का भी, जिसमें अय आदि परिवर्तन हो, इसीलिए इसका नाम अयादी संधि हुआ है। क्योंकि अयादी का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अय आदि। अय आदि का मतलब है अय, आय, औ आदि परिवर्तन। तो एक लिख के और आदि लगा दिया, जिसमें अय आदि परिवर्तन आते हैं उसे ही अयादी संधि कहते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि इस प्रकार होगी, जोड़े के रूप में उन दो स्वरों को मिला के एक स्वर बनेगा। वो एक स्वर दीर्घ स्वर होगा, तो वो क्या होगा? सहजातीय स्वर, जिनको आपस में मिला के हम एक दीर्घ स्वर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जोड़े हमें इस दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत चाहिए होंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो जोड़े होंगे सहजातीय, दो सहजातीय स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन या बदलाव से एक दीर्घ स्वर प्राप्त होता है। उसे दीर्घ संधि कहते हैं। भाई दो सहजातीय स्वर होंगे, उनके आपस में बदलाव से, उसमें आपस में मेल से जो बदलाव या परिवर्तन होगा उससे हमें दीर्घ स्वर प्राप्त होगा। क्योंकि नाम ही दीर्घ संधि है, तो दीर्घ स्वर प्राप्त हो गए तो स्पष्ट बात है उसे ही दीर्घ संधि कहा जाता है। तो जोड़े देखेंगे, वो जोड़े कौन कौन
कौन से हैं जो सहजातीय हैं जिनको हम संधि करते समय एक कर सकते हैं। सारी दीर्घ संधि इन 3 जोड़ों पर निर्भर है, आधारित है। अब इसको हम 3 प्रकार से और लिख सकते हैं। जैसे आ को पहले लिख दिया, बाद में ए को। अब इसको 2 बार कर देंगे, इसको 2 बार कर देंगे। अब इन सब प्रकार से क्या प्राप्त होगा, ए और आ ध्वनि आपस में आगे पीछे आ जाएं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में, तो दोनों के मेल से आ दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा। आ और ए आ जाए, बदल जाएंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, आ ही दीर्घ स्वर प्राप्त होगा। ए और ए के मेल से तो आ बनता ही है, और आ जमा आ के मेल से भी आ ही ध्वनि प्राप्त होगी। तो हर बार सहजातीय स्वरों के परस्पर मेल से दीर्घ स्वर ही हमें प्राप्त होगा, जिसे दीर्घ संधि कहा जाता है। यानी जो संधि विच्छेद होता है, ये ऐसे शब्द जो जमा के संधि विच्छेद से अलग अलग हैं, उनमें यहाँ या तो ए होगा या यहाँ आ होगा। अगर यहाँ आ है तो यहाँ ए या आ में से कोई एक आमने सामने इस प्रकार जोड़े लगेंगे। पूरे दीर्घ संधि में यही मिलेगा, ए के रूप में। ई के रूप में होगा, छोटी ई और बड़ी ई को मिला के हम दीर्घ स्वर बड़ी ई प्राप्त करेंगे। बड़ी ई को पहले लिखेंगे, छोटी ई को बाद में, तो भी दीर्घ स्वर ई ही प्राप्त होगा। छोटी ई को 2 बार लिखेंगे तो भी हमें दीर्घ स्वर ई ही प्राप्त होगा। बड़ी ई जमा बड़ी ई से भी दीर्घ स्वर ई ही प्राप्त होगा। अब इसको हम इस प्रकार में बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिन लगता है बोलने में, समझने में मुश्किल लगता है। जैसे ऋषभ जमा दीर्घ बराबर है दीर्घ, दीर्घ जमा ऋषभ बराबर है दीर्घ, ऋषभ जमा ऋषभ दीर्घ, दीर्घ जमा दीर्घ। तो हम सिर्फ इसको छोटी ई या बड़ी ई में से कोई एक सहजातीय जोड़ा आ जाए इन प्रकार से चारों में, तो उनका एक ही रूप बनेगा, बड़ी ई के रूप। इसी प्रकार इसका है छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ, छोटा ऊ जमा छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी दीर्घ स्वर बड़ा ऊ ही बनाएंगे। अब इनके एक एक उदाहरण देखेंगे, 2 उदाहरण हम देखेंगे। जैसे इसका देखेंगे, विद्या जमा आलय। और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो संधि विच्छेद में शब्द होते हैं उनका अपना अलग अलग शब्दांतर अर्थ होता है। जैसे इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बनेगा, उसका अपना अलग अर्थ होगा, इनसे बिना अर्थ लीजिएगा। जमा से पहले वाले व्यंजन के साथ कौन सा स्वर है, आ। जमा के बाद में आ, हमें तुरंत याद आ जाएगा ये ध्वनि चिन्ह। यही परिवर्तन है, आ जमा आ। बस यही देखना है हमने, दोनों तरफ ए या आ में से कोई वर्ण आ जाए तो दीर्घ संधि का ये वाला उदाहरण। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के मेल का, सीधी सी बात है, हमने इन अलग अलग ध्वनियों को जो अलग अलग हैं, जो संधि विच्छेद का कारण बनी हुई है, इनको मिला के एक करना है, तभी हमारी संधि कंप्लीट होगी, नहीं तो संधि नहीं होगी। तो हमने दोनों को मिला के और एक ध्वनि में बदल दिया है। अब यहाँ बाकी बचे हुए जो भी वर्ण हैं इनको हम यहाँ रख देंगे। यहाँ से आ खत्म हो गया, यहाँ से आ खत्म हो गया, तो यह उधर गया और यहाँ ये बच गया। अब हम नई ध्वनि है वो जोड़ देंगे यहाँ, तो क्या बन गया, यह में आ की ध्वनि फिर आ गई, विद्यालय। विद्यालय होता है स्कूल भवन, और इसका मतलब होता है, विद्या का मतलब होता है शिक्षा, और आलय का मतलब होता है घर। ये ऐसे ही हिम जमा आलय हिमालय, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, लाभ जमा अर्थी लाभार्थी, बहुत से शब्द बना सकते हैं। इसका देखेंगे एक उदाहरण, ई जमा ई,
ईश। वही चिन्ह हमने जमा से पहले व्यंजन के साथ स्वर है उसको निकालना है। छोटी जमा आगे स्वतंत्र स्वर आपको बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा वर्णमाला में जैसे लिखते हैं। छोटी ई जमा बड़ी ई, छोटी ई जमा बड़ी। आपको ये सहजाती जोड़े तुरंत याद आ जाएंगे। आमने सामने यहाँ संधि विच्छेद वाले शब्दों के पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इनमें से कोई एक हो तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? बड़ी ई। अब जो बचा हुआ है यहां से छोटी ई की ध्वनि खत्म, यहां से बड़ी ई की ध्वनि खत्म। ये ध्वनि हम न के बराबर मानेंगे यहाँ, क्योंकि इन दोनों के खत्म होने से तो एक नई ध्वनि प्राप्त होगी। जब तक ये जीवित रहेंगी ये नई ध्वनि अभी मिलेगी नहीं। तो रे बच गया और उसमें से स बच गया। अब नई ध्वनि प्राप्त हुई है वो यहाँ जोड़ देंगे। रे के अंदर बड़ी ई की मात्रा कपी जमा ईश कपीश। ऊ की लघु जमा उर्मी। घ के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की। जमा आगे क्या है? बड़ी ऊ। याद आ जाएगा। तो इन दोनों ध्वनियों के परस्पर मेल से एक दीर्घ स्वर बड़ा ऊ भी प्राप्त होगा, क्योंकि सहजाती जोड़े हैं तो उसी दीर्घ स्वर को बनाएंगे जो उनके अनुरूप। अब क्या बच गया? ल और घ में से ऊ की मात्रा गई तो अधूरा और उसमें से ऊ खत्म हो गया। बड़े ऊ की मात्रा यहां जोड़ेंगे तो ल और घ में बड़े ऊ की मात्रा। वधु जमा उर्मी वधुर्मी। ये 4 4 4 12 ये 12 नियम है। ये आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है ए या आ में से इन संधि विच्छेद वाले शब्दों में ये ध्वनि या तो यहाँ ए होगा या यहाँ आ होगा, यहाँ आ होगा यहाँ ए होगा, या दोनों तरफ ए हो सकती है ध्वनि या दोनों तरफ आ के ध्वनि हो सकती है। इसी प्रकार ये, इसी प्रकार ये। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए स्वर संधि के बाकी बचे हुए पार्ट फिर से लेकर आएंगे। धन्यवाद।